खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का दावा है कि 9 मई के वाकयात में उनकी जमात मुलव्विस नहीं थी। यह मज़ाइका खेज दावा उन्होंने क्यों किया, ये वही बेहतर बता सकते हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी करवानी चाहिए। लेकिन खान साहब को शायद ये मालूम नहीं है या होना चाहिए कि उनके जितने साथी जो सैकड़ों की तादाद में उनको छोड़ के चले गए हैं, जिसमें उनके कोर कमेटी के मेंबरान भी शामिल हैं, उनके अपने बयानात जो वो मीडिया पे आके दे रहे हैं वो सबसे बड़ी चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ। इस ज़िमन में कई लोगों ने बयानात दिए और बताया कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तौर पे हिकमत अमली बनाई गई, और बार बार उन लोगों ने समझाया इमरान खान को कि तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं, लेकिन इमरान खान ने और उनके चंद हवारियों ने उनकी नहीं सुनी। ये वो बयानात हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल हम आए दिन सुन रहे हैं। इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन नौजवानों को जिनको इमरान खान ने गुमराह किया, दैन से उन लोगों से माफी मांगे, क्योंकि उनका मुस्तकबिल तो उन्होंने तबाह कर दिया। यह भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा है उनको तो अदालत से रिलीफ मिल गया, लेकिन वो हजारों की तादाद में जो उनके कारकुन जो इस वाकयात में मुलव्विस थे उनको रिलीफ किसी तौर पर नहीं मिला। और सवाल यही पैदा होता है कि अगर वो लोग कसूरवार हैं जो कि उनके फुट सोल्जर थे, तो क्या वो लोग कसूरवार नहीं है जिन्होंने उनको तशद्दुद पर उकसाया, जिन्होंने इसकी सारी की सारी हिकमत अमली तैयार की। इस पर आज गुफ्तगू हम करते हैं। और साथ साथ कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात की बात करें तो दो टोक अल्फाज में हुकूमत कह चुकी है कि अगर वो कौम से जब तक माफी नहीं मांगेंगे, अपने गुनाह का अपने जुर्म का इतराफ नहीं करेंगे, तो किसी सूरत उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम परवेज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खुर्रम परवेज साहब आपका। अरबाब खिजर हयात साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईमा किश्वर साहिबा JUI की रहनुमा है, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले नाजरीन हम गुफ्तगू का आगाज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फायर ब्रांड और सरकर्दा रहनुमा साहब का। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बदकिस्मती से इसका आगाज मेरी ही जमात से हुआ है। उस जमात ने 10 साल जो है इन नौजवानों के ज़हनों से खेला है। क्या आपने किसी सियासी जमात के अंदर फोर्स बनते देखी है? ये जो टाइगर फोर्स का क्याम था उसके पास पर्दा भी यही सारा माइंडसेट था। उस फोर्स को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था। बदकिस्मती से इसका फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान आपने नाजरीन सुना। अब कोई ये समझाए कि फिरदौस आशिक अवान उस हल्के में शामिल थी जो इमरान खान साहब के को मशवरे भी देते थे और उनके साथ भी होते थे, कोर कमेटी का हिस्सा थी। अब अगर वो ये बात कह रही हैं कि टाइगर फोर्स को बनाया ही इसी मकसद के लिए, और जो भी इंक्वायरी कमीशन अगर बना इस पे और बनेगा और बात होगी या JIT बनेगी, तो वो इन लोगों के बयानात का जायजा नहीं लेगी? क्या इमरान खान साहब के साथी जो उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, क्या ये काफी सबूत नहीं है कि 9 मई का जो वाकया था ये स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं था, बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत ये किया गया? खुर्रम परवेज साहब आपसे मैं आगाज करता हूं। अब वो कह रहे हैं जी इंक्वायरी करें, तो इंक्वायरी करें और इन लोगों को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई ये वाकया जो हुआ था ये क्यों हुआ था और किसके कहने पे हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो मैं ये करना चाहूँगा कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो उसमें अब कोई शक और इबाम नहीं रह गया कि ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था और रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था, फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लोगों ने नहीं किया, और इसमें शायद उन्होंने एजेंसीज का कहा कि एजेंसीज इन्वॉल्व थी। एक ये वर्जन आया उनका। अच्छा, फिर उनका एक अगला वर्जन आया, वो ये था कि अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो मेरे लोग फिर अगर GHQ और कोर कमांडर हाउस नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? अब एक नया वर्जन आ गया। गुजारिश ये जी, कैमरे की आंख से अब कुछ छुपता नहीं है शहजाद भाई। दुरुस्त। आप किसी कैमरे ने दिखा दिया कि वहां कौन कौन मौजूद था। ऑडियो की लीक्स आई हैं कि इनके जो अपने मरकजी रहनुमा हैं वो पहले तो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पहुंचना है या कहाँ जमा होना, उसके बाद ये ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं कि जब वो इजहार कर रहे हैं बड़ी फख्र के साथ कि हमने यहाँ पे आग लगा दी है, इसको रोंद डाला है, जो हमारा मिशन था वो कामयाब हो गया, ये भी मौजूद हैं, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि इसके पीछे मास्टरमाइंड तो ज़ाहिर है लीडर इमरान खान साहब थे इनके। मुझे इस
ये भी मुझे कहना चाहूँगा मैं कि जिन लोगों ने इसका इर्तिकाब किया उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, लेकिन जो नौजवानों को ब्रेन वॉश करके इस नहज पे पहुंचाने वाले इससे बड़े मुजरिम हैं। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं शहजाद भी, जब से इनकी ये हुकूमत गई है ना, और वो एक आईनी तरीके से गई है, पार्लिमानी निज़ाम में जब आपके पास मतलूबा तादाद नहीं होती तो आप हुकूमत खो देते हैं, इनके साथ बंदे नहीं रहे, घर चले गए। उसके बाद साल 1.5 साल का जो अरसा गुजरा, एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएगी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो ट्विटर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, वो आपसे तो छुपा हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये वो ब्रेन वॉश किया गया और ये वो किया, लेकिन मुझे बताएं कि अब ये लोग जो टीवी पे आके माफिया मांग रहे हैं, ये बरी जिम्मा है? देखिए, दो चीजें हैं। जो पीटीआई के सारे लोग तो शायद वहां मौजूद ना हो, मेरा कहना यह है कि जो कारकुन, लीडर, एक्टिविस्ट वहां मौजूद था और वो इसमें इन्वॉल्व है, उससे किसी सूरत कोई माफी नहीं। लेकिन बात यह है कि जब ये 9 मई हुई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने पार्टी नहीं छोड़ी। असूल तो यह था कि वो उन वाकयात की मजम्मत करके उसी दिन किनारा कशी इख्तियार करते। जब कानून हरकत में आया, जब उनको लगा कि अब उन्होंने बचना नहीं है, तब माफिया मांगने लगे। ये कैसी बात है? ये बात आपकी ठीक है। जो मजम्मत थी वो तो फौरी होनी चाहिए, क्योंकि वाकया इतना बड़ा है, ये जुर्म इतना बड़ा है कि इसको कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है उसका दिल दुखता है। अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि जो जिना हाउस है उसके अंदर एक मस्जिद भी है, और जो ये रियासत मदीना के दावेदार थे उन्होंने उस मस्जिद को भी जला दिया। ये इस नहज पे मामलात लेकर गए हैं। जो लोग दो तरह के, देखें जी, पीटीआई की बुनियाद किसी नज़रिए पे नहीं थी शहजाद भाई, ये मुख्तलिफ जमातों से लाए गए लोग थे। ये इकट्ठा किया गया था, मुफाद परस्त और मौका परस्तों का एक मीना बाजार लगाया गया था, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से पहले। जो लोग अब इनको छोड़ के जा रहे हैं, एक पहली बात तो मैं ये अभी भी समझता हूं कि वो ये समझते हैं कि ये वजन उठाना उनके बस की बात नहीं है। एंटी पाकिस्तान एजेंडा, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा, उनको वेलकम करने के लिए तैयार है जो लोग छोड़ के गए हैं। देखें, जो लोग छोड़कर गए हैं, जिनमें ये चीज़ केस टू केस डिसाइड हो सकती है, या आप ये नहीं कह सकते कि सारे पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे या सारे नून में चले जाएंगे, सारे किसी जमात में चले जाएंगे। कुछ लोग जो जमात छोड़ के जाते हैं उनके माजी में गिले शिकवे जायज भी होते हैं, मुझे ये भी कह लेने दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गलतियां भी होती हैं, जमात से भी हुई होती हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो ये सारे लोटे हैं इनको पीपल्स पार्टी लेने को तैयार है, तो ऐसी कोई बात मैं वापस आता हूं। नईमा किश्वर साहिबा, आपकी जमात की मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी एक स्टेटेड ओपिनियन थी और बड़ी कांस्टेंट ओपिनियन थी, उन्होंने तब्दील नहीं की, वो मुज़ाकरात के हक में भी नहीं थे और एक बड़ा वाज़े स्टांस रखते थे इमरान खान साहब के खिलाफ। क्या वजह थी कि बाकी जो जमातें हैं वो बात कहती थी कि मुज़ाकरात भी कर लेंगे और भी काम कर लेंगे, लेकिन मौलाना तैयार नहीं थे? ये जरा बताइएगा कि क्या वजह थी, कि आप पहले ही जान चुके थे कि वो इसी डगर पे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, जो हमारा शुरू दिन से स्टांस था वही हमारा आज भी है। देखिए, अगर आप देखें तो ये 2014 का ट्रेलर, 2014 में अगर हम उस वक्त इनको रोक देते तो हमें 9 मई का दिन ना देखना पड़ता। 2014 के दिन इन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे, सुप्रीम कोर्ट पे, जज बिल्डिंग में आप बैठे हैं, पीटीवी पे, जो उद्यम इन लोगों ने मचाया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त की हुकूमत ने मसलहत का मुजाहरा किया, उस वक्त इनको फ्री हैंड दिया गया और उनका ख्याल था कि अब भी मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर उस वक्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता तो ये लोग इस तरह दीदा दिलेरी ना करते और ये रुक जाते। लेकिन मेरे ख्याल में ये 2014 से इनको हौसला मिला और ये आगे बढ़ते रहे। इनका ये हाल था कि अब इन्होंने जो किया, अब देख ले, जब ये 9 तारीख को ये कोर्ट में पेश हुए तो 9 तारीख को इसका क्या था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा यही होगा। लेकिन जब इन पे प्रेशर पड़ा, आज आप देख लें, इनके सेटिंग सेनेटर्स ने करारदाद मजम्मत पास की है। आप इनके मेंबर्स को छोड़ दे, जो इनके जो चोटी के जो रहनुमा थे वो पार्टी छोड़ के जो आज निकल रहे हैं, बयानात दे रहे, सिटिंग सेनेटर्स ने आज इनके खिलाफ मजम्मती करारदाद पास किए। इसका क्या मतलब है? लेकिन जो गरीब, जो कारकुन है, जो अपने घरों के वाहिद कफील है, वो आज कोर्टों में धक्के कर रहे हैं, उनके पूछने वाला कोई नहीं है। आज जो इनके जो बड़े लोग हैं, जो इनकी लीडर्स है, वो तो कह रहे कि हमें जेल का मेन्यू पसंद नहीं है, वो हमें रास नहीं रहे, हम बीमार है, हमें निकाला जाए, या वो कह रहे खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, या उनके छोटे बच्चे
लोग, लेकिन जो गरीब कारकुन है ना उनके बच्चे हैं, आपकी जमात नीमा किश्वर साहिबा, आपकी जमात हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत का हिस्सा होने के नाते ये एक आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि 9 मई के वाकयात के जो भी किरदार हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। अगर वो कारकुन जिनके जरिए ये सारा कुछ करवाया गया उनके मास्टरमाइंड इमरान खान हैं या उनके जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो हैं, तो वो क्यों आज़ाद हैं? उनको क्यों जो है वो कानून अपनी गिरफ्त में नहीं ले रहा, या उनके खिलाफ आप समझती हैं कि वो 2014 वाली पॉलिसी है? नहीं जी, देखिए अभी तो कार्रवाई हो रही है। अभी तो देखिए ये जो सारे जो कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जा रहे हैं ना, इनके खिलाफ जो गवाही आ रहा है, जो इनके मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तारियां किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किया जाए, तो जो जुर्म करता है उनको सजाएं दी जाती है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। तो हमारा तो जो पहले दिन का स्टैंस है वो अब भी है कि जो जुर्म करता है उनके साथ उनका के खिलाफ इंक्वायरी हो, उनको सजा दी जाए, ना कि उनके साथ मुज़ाकरात किया जाए। ये तो हमारा पहले भी था और अब भी है, ना हमने पहले इस पे कम्प्रोमाइज किया है ना हम अब भी उसके, लेकिन हम इस पे कायम है कि कानून और आइन के मुताबिक हो। लेकिन हम इस पे भी है तो अब ये ना भागे, अब ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ या हमारे रहनुमा बीमार है, इनको फैसिलिटीज जिस तरह इन्होंने दूसरों के एसी उतरवाए, इसके टीवी उतरवाए कि जेलों में ये फैसिलिटीज ना दी जाए, तो अब उस पे बयानात पे कायम भी रहे। अब इनको भी देखना चाहिए कि ये जेल है, ये ससुराल नहीं है, इनको अब फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए। इन्होंने खुद ये एसी उतरवाए थे, खुद ये टीवी उतरवाए थे, इनके अपने बयान थे कि क्यों बीमार पड़ जाते हैं दूसरे दिन, क्यों। बिल्कुल ठीक। नीमा किश्वर साहिबा, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ, जरा अरबाब खिज़र हयात साहब को शामिल कर लूँ। अरबाब साहब, इमरान खान या तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती थी और कहती थी कि जी तारीख में पहली दफा हुआ है कि कंसेक्टिव 2 दफा किसी एक जमात को केपी के अवाम ने मुंतखब किया है। अब क्या केपी के अवाम ये तीसरी दफा भी गलती करने को तैयार हैं अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं सूबे में? देखिए शहजाद भाई, जहां तक खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम का ताल्लुक है तो इमरान खान साहब ने उन्हें धोखे में रखा था, और हमारे पठान तो आपको पता है हमारे खैबर पुख्तूनख्वा की रिवायत है कि वो बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसी तरह वो इमरान खान साहब की बातों में भी 2 दफा आ गए और उन्होंने 2 दफा उन्हें मुंतखब किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके बदले खैबर पुख्तूनख्वा को कह दिया सिर्फ और सिर्फ करप्शन। एक BLT उन्होंने यहाँ पे बनाया है जो उनका सबसे मेगा प्रोजेक्ट है, पूरे मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस पे उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन, उनके चीफ मिनिस्टर जो थे उस वक्त के परवेज खटक साहब, उनके जो वज़रा थे, उन्होंने इधर से जो करप्शन की है तारीख में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी ही एक प्रोजेक्ट पे अदालत से स्टे ले लिया फिर, ताकि इसकी तहकीकात ना हो। तो आखिर अवाम अब समझदार हो गए हैं खैबर पुख्तूनख्वा के, और 9 मई को जो वाकयात हुए हैं तो उस पर तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो इन्हें उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो गया है। नहीं, वो कौन लोग थे? मतलब वो देखे ना आप, हमने वीडियो फुटेज में आपने शायद अपनी आंखों से देखा हो कि किला बालासार के बाहर लोग मौजूद हैं, वो फायर कर रहे हैं, लाइव फायर कर रहे हैं, और इस तरह का गिराव जलाओ जैसे पंजाब में और दीगर इलाकों में कि खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में खास तौर पर हो रहा था, वो कौन लोग थे फिर? देखिए ये PTI के MNS थे, MPS थे, सब वहां पे मौजूद थे, जो कि मीडिया चैनल्स के कैमरों ने उन्हें कैच किया हुआ है। और लेकिन जब ये लोग जब रेडियो स्टेशन पे हमला कर रहे थे, जब ये कोर कमांडर उसके पर जा रहे थे, तो उस वक्त इनके MNS और MPS पीछे हो गए और उन्होंने चौके कारकुनों को एक टारगेट दे दिया कि आप अपना टारगेट हासिल कर ले। आपने फिर देखा कि रेडियो स्टेशन का क्या हाल हुआ है, दिल खून के आंसू रो रहा है। कल 28 मई था और हमने वो चागी का जो पहाड़ बनाया था रेडियो स्टेशन के साथ, उनको भी उन्होंने मलियामेट किया हुआ है। तो कल पूरी कौम जो है वो एक शोक सा मना रही थी, जो खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम है स्पेशली, क्योंकि हम हर 28 मई को हम चागी पे जाते थे, वहां पर हम एक जश्न सा मनाते थे, लेकिन कल हमने देखा कि वहां पर चागी था ही नहीं। तो इस कौम को पाकिस्तान बिल्कुल यकीनन आप जैसे कहा बाशऊर हैं दीगर पाकिस्तानी सूबे के अवाम की तरह, और यकीनन वो इस दफ़ा वो बात नहीं दोहराएंगे आपकी बातों से जो मैंने अंदाज़ा लगाया। खैर वापस आता हूँ कामरान यूसुफ साहब। इमरान खान साहब आप मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखते हैं और उन्होंने अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना ली है, और उसमें से कई जो उसके मेम्बरान हैं वो तो अभी मंजर आम पे नहीं है, मिसाल के तौर पर मुराद सईद साहब। तो ये कैसी मुज़ाकराती कमेटी है कि जिसके अरकान नहीं मिल रहे और इस पर हुकूमती अरकान को जो है वो तंज करने का मौका भी मिल रहा है कि भाई अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो लोगों को तो सामने लाएं? कामरान साहब।
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये एक आफ्टर थॉट है इमरान खान साहब की, उनके ऊपर जो प्रेशर आया है उसकी वजह से अब उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। और क्या ही अच्छा होता, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के वाकयात से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन का मामला चल रहा है उसमें इनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। और जो मेरी इतलात है कि जो अखबार हुए उसमें अगर एक 2 और सेशन हो जाते तो उसमें ब्रेक थ्रू हो जाता कि शायद इलेक्शन की एक दिन तारीख और कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से भी कोई एग्रीमेंट हो जाता। लेकिन इमरान खान ने इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशन अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया। और आई थिंक यही इमरान खान साहब का जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वो जब गवर्नमेंट में भी रहे उन्होंने सियासी रवादारी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। देखें, जो गवर्नमेंट में और जो सियासी जमातें होती हैं इनके सियासी इख्तलाफात होते हैं, कुछ जाती इनका अनाद नहीं है। लेकिन शायद इमरान खान साहब ने कभी भी, वो अपोजिशन में हो या फिर हुकूमत में हो, उन्होंने इस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप रखा नहीं। और अच्छा कारवान साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बताएं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि चौधरी परवेज इलाही अभी तक सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या नहीं? अपेरेंटली तो अभी भी सदर लग रहे हैं। अच्छा, आप बाखबर साफी हैं? आप बाखबर साफी हैं? वो कहाँ हैं? कब तक वो सदर रहते हैं अब ये मुझे नहीं पता था। मेरे ख्याल में ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपको पता है कि इस वक्त कहां पे होंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो दो के इमरान खान तो कह चुके हैं कि जी मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो शाह महमूद कुरैशी का नाम ले चुके हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब भी जाहिर है कि एक पक्के उम्मीदवार भी हैं। कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि शायद इसी वजह से वो इंतजार कर रहे हैं। वरना परवेज इलाही की जो सियासत है हम सब जानते हैं कि वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं चाहते। अभी अगर बावजूद इसके कि हवाओं का रुख कहीं और तरफ है और वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं तो शायद वो उस मोमेंट का इंतजार करें कि उनको मौका मिल जाए कि वो तहरीक इंसाफ को कैप्चर कर लें। जाहिर है कि हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, ये अलग बात है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा जहन में आ रहा है कि जब MQM तकसीम हुई तो उसके धड़े बन गए, पाक सरजमीन पार्टी बन गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब अलहदा आ गए, हकीकी बन गई, दीगर MQM पाकिस्तान, MQM लंदन। तो अब जो ऐसे जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हैं, परवेज इलाही साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने शायद एम्बिशंस होंगे। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई धड़ों में हमें आगे चल के नजर आएगी। आपका क्या तज्जिया है इस पर? आई थिंक जहांगीर तरीन वाली जो है वो बहुत सीरियस है। यकीनी तौर पर उनके साथ सपोर्ट बेस भी है। वही थे 2018 के इंतखाबात के बाद जो अपने जहाज में भर के लोगों को लेके आए थे। बहुत से आजाद उम्मीदवार उन्हीं के कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। अदर देन दैट आई बिलीव कि जितने मर्जी धड़े बन जाएं, तहरीक इंसाफ विदाउट इमरान इज नथिंग। आई थिंक यही हमारा शायद एक अलमिया भी है सियासी जमातों का कि हम सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप तैयार नहीं करते। अगर मेन लीडरशिप पर चली जाए तो पीछे पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जितने मर्जी धड़े बन जाएं, आई थिंक जब तक इमरान खान है तो इमरान खान के गिर्द ही वो मेन जो उनकी जमात है वो घूमेगी। वरना आई डोंट थिंक सो कि बाकी उनके सपोर्टर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी हो, परवेज अली हो, परवेज इलाही हो, उनको वो सपोर्ट करें। ठीक ठीक, राय साहब एक वक्फे के बाद आपकी जाने बात हो। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। इन लड़ाई झगड़ों से घर खराब होते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। पता है घर कैसे बनते हैं? मरना पड़ता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, जनाजे उठते हैं, तब जाके घर बनते हैं। गिनने लगो 1947, 1965 की जंग, 1971 की
दहशतगर्दी की जंग। गिनने लगो तो पता है कितने मिट गए हैं, और आज इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी के लिए दफन है। गिनने लगो तो एक पूरी कौम है। ऐसे बनते हैं घर। दादी, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। सबने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन जो लोग हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं वो शहीद होते हैं। दादी, अपनी जान देना तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए एहतराम करो उनका जिन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की। एहतराम करो अपना, एक दूसरे का, सबका। आओ मेरे पास। आप बताओ, आपस में कभी लड़ोगे तो नहीं? नहीं दादी। कभी बेहुरमती करोगे अपने घर के वकार की? Never again। आपस में नफरत फैलाने की कोई भी वजह ठीक नहीं हो सकती। घर वालों का तभी एहतराम होगा जब घर का एहतराम होगा। दादी। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। मेरा ताल्लुक शहीदों की धरती के साथ है। पाक फौज के साथ हमारा एक रोमांस है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये रोमांस किसी भी वजह से कम हो या ख़त्म हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इमरान खान को उनके करीबी साथी छोड़ के जा रहे हैं 9 मई के वाकयात के बाद, और इमरान खान साहब ने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की कि जबरी तलाक़ें कराई जा रही हैं। या तो इमरान खान साहब की यादाश्त कमज़ोर है या जानबूझ के वो याद रखना नहीं चाहते कि जिस तरीके से 2011 के बाद जबरी शादियों का सिलसिला शुरू हुआ और जहाज भर भर के और टेलीफोन कॉल्स करके और जिस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी जमात में शामिल कराया गया, तो अब अगर लोग निकल रहे हैं और 9 मई के वाकयात के बाद निकल रहे हैं तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिएगा। के पुरतशद्दुद वाक़ियात के बाद 70 से ज़ायद रहनुमा पीटीआई से रास्ते जुदा कर चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले रहनुमाओं का कहना है कि वो रियासत मुखालिफ इमरान खान की सियासत से इत्तफाक नहीं करते। पीटीआई के मरकजी और बानी रहनुमा इमरान इस्माइल ने पार्टी और सियासत छोड़ते हुए कहा कि ये उनकी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इमरान इस्माइल ने कहा, जब 25 बरस कबल उन्होंने सियासी जिद्दोजहद शुरू की तो एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं आज के बाद से कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। खान साहब, आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़। इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान के अतराफ बैठे लोगों ने उन्हें गलत मशवरे दिए। जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो तोड़फोड़ शुरू हो गई।
इमरान इस्माइल की तरह पीटीआई छोड़ने वाले तमाम रहनुमा 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान 9 मई के वाकयात की रिवायती मजम्मत से आगे नहीं बढ़ सके। यही वजह है कि इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार हैं और जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है तो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। जब कोई रास्ता नहीं तो मुज़ाकरात की पेशकश या दरख्वास्त कर रहे हैं। राजा खुरम साहब, इमरान खान साहब कहते थे जी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन चोरों और डाकुओं से नहीं हो सकते। वो आपको ये अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करते थे। आप अब भी तैयार हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए? शहजाद भाई, ये आपने ठीक कहा कि इमरान खान साहब की जो ज़ुबान और रवैया है वो किसी से ढका छुपा नहीं, वैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। और ये एक बदकिस्मती है कि सियासत में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ और ये कल्चर फिर जब आप लीडर ये बात करता है तो नीचे कारकुन तक भी ये मैसेज कन्वे हो जाता है। 9 मई से पहले तक पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी हामी थी कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, डिस्पाइट ऑल दिस जो ये कहते रहे हमारे बारे में। और हमने बड़ी सिंसियरली एफर्ट्स भी की कि किसी तरह से हम इलेक्शन डेट के हवाले से एक कंसेंसस पे पहुंच पाएँ। लेकिन फिर जब 9 मई होता है, 9 मई के बाद सारा माहौल ही बदल गया, हर चीज़ चेंज हो गई। और अब मुज़ाकरात आप करते हैं सियासी जमात से, सियासी लीडर से, सियासी शख्सियत से, सियासी कुव्वत से। लेकिन शहजाद साहब, जो लोग पाकिस्तान के ऊपर रियासत पे हमलावर हैं उनसे काय के मुज़ाकरात, जो दहशतगर्दी करें, जो आपके मुल्क को आग लगाएं, जो शहदा की यादगारों की बेहुरमती करें, उनके साथ कौन से मुज़ाकरात हो सकते हैं? इनके साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बात बड़ी सिंपल और स्ट्रेट है कि 9 मई के जो हुआ है, इमरान खान और जो उनके साथ लोग शामिल थे इसमें, उन्हें इस दहशतगर्दी का हिसाब देना होगा। क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं सियासी मुखालिफ का मुकाबला सियासी मैदान में ही करने का कायल हूँ। वो मुकाबला वही अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। और अवाम, ये फैसला अवाम पे छोड़ देना चाहिए वो किसको वोट देते हैं और मुंतखब करते हैं। आपकी जमात के बानी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाबंदी आयद की और वजूहात वही थी कि वो रियासत के खिलाफ काम कर रहे थे। तो आपके पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। अगर आप एक तरफ तो इतने कन्विंस हैं कि ये दहशत गर्दों की जमात है, ये दहशत गर्दी कर रही है, दूसरी जानिब आप कहते हैं सियासी मैदान में मुकाबला। मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं कहना ये चाह रहा था कि सियासी मुखालफ का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए, फैसला आवाम को करना चाहिए। लेकिन 9 मई को जो तहरीक इंसाफ का चेहरा पूरी कौम के सामने आया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे बड़ा सोचना चाहिए। और मैं तो इसके हक में हूँ कि ऐसे लोगों को जो इस एजेंडे पर अमल पैरा हों, उनको पाकिस्तान के मुल्क में सियासत करने की हक नहीं होना चाहिए। मेरा ये ज़ाती राय। बिल्कुल ठीक। नईमा किश्वर साहिबा, आप समझती हैं कि ये जो वाकयात हुए इसमें इनफ एविडेंस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात बैन कर दिया जाए, या आप समझती हैं कि इमरान खान और जो दीगर लोग हैं जो इसमें मुलव्विस हैं बराह रास्त, उनको अगर सजा दे दी जाए तो वही काफी होगा? इसका जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक बात आपकी उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आपने पहले पूछा कि दूसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा ने उसको वोट किया है। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जो पठान है, जो पख्तून के लोग हैं, वो किसी के धोखे में नहीं आते, बहुत बाशऊर है, बहुत समझदार है, इसलिए वो दूसरी दफा किसी को वोट नहीं देते। लेकिन इनको मैनेज करके और जिता के इनको हुकूमत दी गई, यहाँ से भी और कराची से भी। ये नहीं हम कह सकते कि ये लोग जीत के आए थे या पख्तून धोखे में आके इनको वोट दिया गया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये इनको प्लेट में रख के वो लगे थे। और जो इनके लोग जो छोड़ के जा रहे, ये डिपुटेशन पे आए हुए लोग थे, डिपुटेशन पे आए थे, साइबेरियन थे। अब जब इनका काम पूरा हो गया तो निकल के जा रहे। दूसरी बात, मुज़ाकराती कमेटी इन्होंने तो अब किस चीज के लिए मुज़ाकरात बना रहे, ये धोखा दे रहे, क्योंकि आज इनका केस लगा था तो ये कोर्ट में भी ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है और हमारे साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं करे। तो ये सिर्फ एक सिंबल के लिए मेरे ख्याल में इन्होंने कमेटी बनाई थी। लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने अपना हक इस्तेमाल किया, अपना जो उनका जो एक पावर है जो हमारा कानून साजी का, उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है। एक कानून अब आ गया है कि रिव्यू का वो क्या तरीकाकार होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो इनका वो एक धोखा के लिए इन्होंने एक कमेटी नाम बनाई थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो आप कह रहे कि इनको बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये तो एक सियासी जमात है ही। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये तो ऐसी जमात थी
कि लोगों की जो हमारी नई नस्ल थी इसने इनको तबाह करके रख दिया, हमारे मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया, हमें माशी तौर पे तो इन्होंने तबाह करके रख दिया था, लेकिन इंटरनेशनली भी हमें इसने तबाह करके रख दिया। 9 मई के वाक़यात को जिस तरह इंडिया में उछाला गया, जिस तरह दुश्मन मुल्क में उछाला गया, मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है, हमारे फौज के लिए, हमारे जो अस्करी इदारे हैं उससे। अच्छा नईमा किस्वर साहिबा, एक सवाल है, अब ये भी धमकाया जा रहा है कि जी अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की गई और जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जो उनके डाई हार्ट सपोर्टर हैं, वो कोई और रुख इख्तियार कर लेंगे, यानी कि हमें यह धमकी दी जा रही है वो रियासत मुखालिफ एजेंडा अपना लेंगे क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होगा। ये बात हमें ढके छुपे और खुले अल्फाज में भी बताई जा रही है। देखिए, धमकियों की बात तो नहीं है, ये तो एक कानूनी और आईनी तरीकेकार से हम चलेंगे। हम तो मुल्क में एक अस्करी विंग या दहशतगर्द विंग तो हम नहीं पाल सकते। हमारी अपने मुल्क है, हमने अपने मुल्क को एक कानूनी आईनी तरीकेकार से चलाना है, हमने वो अस्करी विंगों के जरिए तो नहीं चलाना। हर जमात का, हर एक पाकिस्तानी का हक है वो सियासी जमात रजिस्टर करे, सियासी जो मैदान में मुकाबला करे, उसके लिए तमाम जमातों को मुकाबला करना चाहिए, लेकिन हमें अस्करी विंग का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कोई गुंजाइश नहीं और आईने पाकिस्तान भी उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अरबाब साहब, अगर इमरान खान और उनके हवारी माफी मांग ले 9 मई के वाकयात के बाद, तब क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश बनती है या नहीं? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की माफ़ी का ताल्लुक है तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल मेरे ख्याल में क्लियर कर दिया है कि इमरान खान साहब के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो सब्जेक्ट बंद हो चुका है। क्योंकि एक दहशतगर्द के साथ, एक दहशतगर्द जो बात के साथ, उनको साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और दूसरी बात मैं एक बताता चलूँ कि इमरान खान साहब तकरीबन आज हर रोज़ अब फेसबुक पे वो लाइव आते रहते हैं, तो वो कह रहे कि कौम मेरी साथ है और कौम मेरे साथ थी। तो मेरे ख्याल में मैं जरा उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर कौम उनके साथ थी तो पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, उनको ये इल्म होना चाहिए। चंद 100 लोग जो 9 मई को निकले थे उनके साथ, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है तो वो अपने इदारों पर, अपने जो सरकारी इमलाक है, जो गैर सरकारी, उस पर हमले नहीं करते हैं। तो ये तो उनके हवारी थे जो उनके साथ ही खत्म हो गए हैं। और तहरीक इंसाफ, मैंने तो परसों भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी जनाजा निकल चुका है, उनका खात्मा हो गया है। अभी जो 2023 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि उनको उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल होंगे, क्योंकि उनके तो जो शुरू स्टार्ट से लेकर वर्कर तक सब गायब हो चुके हैं, किसी का नामो निशानी नहीं है, क्योंकि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। इमरान खान साहब भी शर्मिंदा है, उसकी पार्टी भी शर्मिंदा है जो 9 मई के वाकयात उन्होंने किए हैं। तो इसके बाद भी मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो वो तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे इस मुल्क में सियासत करने का कोई जवाब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे दहशतगर्द को पाकिस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं पहुंचता है। और उनकी आखिरी जो जगह है वो जेल ही है, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो जेल ही जाएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जो हमारे पार्टी के दीगर कहते थे, क्या वो सब जेलों में बंद नहीं थे? क्या इमरान खान साहब उनका मजाक नहीं उड़ाया करते थे? क्या इनके वुज़रा सुबह से लेकर शाम तक उनका मजाक नहीं उड़ाया करते थे? उनकी बीमारियों का मजाक नहीं उड़ाया करते थे? आज इनके जो पार्टी रहनुमा जेलों के अंदर है और जो 2 दिन भी नहीं ठहर सके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पार्टी के हमारे जो दीगर कैदीन थे, उन्होंने कितने अरसे जेल में गुजारा है। मुशर्रफ दौर में हमने कितनी अजियतें जी ली थी, लेकिन हम झुकने वाले नहीं थे, हम डरने वाले नहीं थे। हम तहरीक इंसाफ जो है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बनाई गई बनावटी पार्टी थी जो कि 9 मई के बाद खुद ब खुद खत्म हो गई है और उनका नामो निशान भी मिटने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन का इंतजार कर ले। जिस दिन इस मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो आप देख लेंगे कि तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। वेरी राइट। कामरान यूसुफ साहब, ये अरबाब साहब जो बात कर रहे हैं इसमें वजन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़े मुश्किल वक्त आए, जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू करें, बेनजीर भुट्टो से पहले मुस्लिम लीग नवाज पे बहुत कड़े वक्त आए, नवाज शरीफ साहब जेल गए, फिर उसके बाद नाअहली हुई, लेकिन इन जमातों ने कभी भी वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया।
क्या वजह थी, क्या फर्क था? खुद कहते हैं कि जी 27 साल जद्दोजहद, 27 साल बहुत बड़ा अरसा होता है एक सियासी जमात की जिंदगी का पाकिस्तान जैसे मुल्क में, फिर ये तहरीक इंसाफ ने यह रास्ता क्यों इख्तियार किया? आई थिंक इमरान खान साहब की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। उनको ये लगा कि सोशल मीडिया और अदरवाइज ठीक है, जो भी उनकी सपोर्ट बेस है, जो भी उनकी पॉपुलैरिटी है, कि वो अनटचेबल हैं। वो खुद कहते थे कि अगर उनको गिरफ्तार करेंगे तो वो रेड लाइन है, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्होंने ये समझा कि तो उनके वर्कर्स हैं वो फौज की तनसीबात पर हमला करेंगे, तो उससे जो फौज है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, दो चीजें होंगी, या तो वो बैकफुट पे चले जाएंगे बिल्कुल, और दूसरा ये होगा जो मुल्क की मौजूदा जो मिलिट्री की आदत है वो उनके साथ फिर मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये उनकी बहुत बड़ी मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन थी। उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया, जिसकी वजह से वो जो सारा प्रोसेस है या जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, वो मेरे ख्याल में ये चीज बैकफायर कर गई। अच्छा, आपके ख्याल में कामरान साहब, आपके ख्याल में ये खान साहब को ये बंद गली में कौन लेके आ गया? हमने तो सुना है कि खान साहब अपनी जात में एक डिक्टेटर ही थे, वो बात सुनते थे लेकिन मर्जी अपनी की करते थे, अपने साथियों की बेइज्जती भी कर देते थे मीटिंग के दौरान। तो ये बंद गली में खुद आए हैं या आसपास के लोग जो थे वो मशवरा देके उनको बंद गली में ले आए? आई थिंक इमरान खान साहब खुद जिम्मेदार हैं। जो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो सरकर्दा लीडर्स जिनसे प्राइवेटली बात होती थी, वो दे टॉक सेंस कि जब भी बात होती थी तरीके अदम एतमाद के जरिए जब उनको निकाला गया, बहुत से ऐसे लोग, इवन असद उमर जैसे लोग जो मेरी उनसे बात हुई, वो इस चीज के खिलाफ थे कि इमरान खान साहब फौरी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएं, वो फौरी कोई लॉन्ग मार्च करें। वो कहते थे कि सियासत के अंदर ये चीज नॉर्मल बात है, कभी आप गवर्नमेंट में आते हैं, कभी ऑपोजिशन में आते हैं। तो बहुत से जो उनके सीनियर लोग थे वो इस बात से इत्तेफाक करते थे कि इमरान खान साहब को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए इस गवर्नमेंट को, जो इनकी इस गवर्नमेंट की जो कोताहियां होंगी, जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होगी, उसका फायदा उठा के हम अगले इलेक्शन में इनको शिकस्त दें और एक नए मैंडेट के साथ आए। लेकिन इमरान खान साहब थे, वो बहुत से लोग इनके कहते हैं प्राइवेटली, वो किसी की नहीं सुनते थे, और अगर किसी की सुनते थे, ये भी कहा जाता है कि शायद जो अपनी उनकी एहलिया हैं उनकी वो बात सुनते थे, उसके अलावा उनकी किसी की बात नहीं सुनते थे। और यही आई थिंक उनकी वजह है कि आज उन्होंने अपने आप को वो एक बंद गली में ले। जी राजा साहब, फाइनली ये फरमाइएगा कि अब इमरान खान साहब ने जो हरकत की वो तो खैर खुद कानून उनसे निपटेगा, लेकिन हमने आगे भी बढ़ना है, सियासी अमल को आगे बढ़ना है, जमहूरी अमल को आगे बढ़ना है, इंतखाबात मुल्क में होने हैं। तो इससे पहले जब हम खदशात का इजहार कर रहे थे कि इंतखाबात जो हैं वो खून खराबा भी हो सकता है, और 9 मई के वाक़यात ने इसको साबित कर दिया, लेकिन अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब क्योंकि सियासी अमल किस तरीके से आगे चलेगा, क्या होगा, कौन सी जमातें होंगी, डायलॉग होना चाहिए, बेशक PTI को माइनस कर दें, वो कैसे होगा? देखिए सिराज भाई, सियासी अमल तो रुकेगा नहीं। अब सियासत का जो अमल है, मुल्क ने आगे जाना है, इलेक्शंस होने हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, वो इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन उसमें यह नहीं हो सकता कि जो PTI ने जो किया है, जो खान साहब ने किया है, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात मैंने जैसे पहले कहा कि सियासी जमातों से हुआ करते हैं भाई, मेरे दहशतगर्दों से कभी मुज़ाकरात नहीं हुए। तो खान, आपने खुद भी ये फरमाया, खान साहब को ये भुगतना होगा, खान साहब को ये हिसाब देना होगा, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क इस मुश्किल माशी सूरत हाल से भी निकले और हमारा मुल्क आगे की तरफ जाए, सियासी अमल भी हो, बाकी मामलात भी चलें, अदलिया में मामला ठीक होने चाहिए, सारे इदारों को अपनी अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, यही वे फॉरवर्ड है। लेकिन इस वे फॉरवर्ड के साथ साथ एक सबक ये भी लोगों को सिखाया जाना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने दहशतगर्दी की है, कि उनको निशाने इबरत बनाना। लेकिन अभी कामरान यूसुफ ने बात की कि खान साहब समझते थे कि मैं ये जोर जबरदस्ती और हल्ला शेरी से आऊंगा तो एस्टैब्लिशमेंट या दीगर सियासी हुकूमत को मैं कोई इंसान आप उनके खिताबात जो सोशल मीडिया पे या अदरवाइज आप उनके देखें तो सोच वही है, उसमें तब्दीली नहीं आई सर, अगरचे उनकी सियासी कुव्वत कम हो गई है। इमरान खान साहब के लिए पैगाम मेरा ये है कि कोई शख्स या लीडर जो है ना, वो रियासत पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, मुल्क पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। और ये एजेंडा जो है, अगर आप समझते हैं कि इस तरह के प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से या ब्लैकमेल करके कि मैं ये हमले करूंगा, जाके आग लगाऊंगा, ठीक, तो मैं अपना हदफ अचीव कर लूंगा, यकीन माने आप हदफ तो क्या, आप बहुत पीछे चले जाएंगे और निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खुरम परवेज साहब, अरबाब खिजर हयात साहब, कामरान यूसुफ साहब, नईमा किश्वर साहिबा हमारे सूते नाजरीन। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।